बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में मुक़य्यद चेयरमैन इमरान खान, और उस जेल में एक नए सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर का ताल्लुक, उनके दरमियान इस वक्त जो एक कैदी और जेलर का ताल्लुक है, उसके नतीजे में क्या हो रहा है, अहम तरीन मालूमात सामने आ रही हैं। इस वीडियो में इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाले बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर्स, ये जो कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई के बारे में, अदालत में जो जज साहिबान का रवैया है, उस रवैये के बारे में क्या बता रहे हैं। एक वो खबर होती है जो हमारे सामने आती है, जिस खबर के निकात हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि मीडिया तमाम चीज़ें नहीं बताता, लेकिन वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स जो उसको आई विटनेस करते हैं और वो आई विटनेस अकाउंट सामने रखते हैं कि वो क्या देख रहे हैं जजिस के रवैये में, जजिस के सवालात में, वहाँ पर वकला की जानिब से जो बताया जा रहा है उसमें, और फिर सवालात और सवालात के जवाबात देने में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केस की समाअत का शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसकी तफसीलात कुछ रिपोर्टर्स की ज़बानी ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, अब्दुल गफूर जो सुपरिटेंडेंट है, उसकी बात पहले कर लेते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ये आज जब केस की समाअत थी तो अडियाला जेल के अंदर गए, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, और यहाँ पर शेर अफजल मरवत ने अडियाला जेल के बाहर जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की अपने बेटों से बात नहीं करवाई जा रही। अदालत के अहकामात मौजूद हैं, उसके बावजूद इमरान खान साहब की बात नहीं करवाई जा रही। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को एक्सरसाइज तक एक्सेस भी अक्सर नहीं दिया जा रहा है। ये एक्सेस कभी दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता। बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को इस हवाले से तंग किया जाता है। जेल के अंदर उनका कहना है कि अब्दुल गफूर सुपरिटेंडेंट जब से आया है, उसने 3 काम शुरू किए हैं। एक तो खान साहब की तकलीफ में उसने इजाफा किया है अब्दुल गफूर ने। दूसरा, ये अदालत के अहकामात को जूते की नोक पे रखता है। और सबसे अहम बात यह कि कभी खान साहब को कोठड़ी में डाल देते हैं और कभी 10 दिन कैदे तन्हाई में, यानी जो वॉक के लिए जगह है, बाहर निकलना है, ये तमाम चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। इमरान खान साहब को मजीद तंग किया जाता है, ये बताया जा रहा है। और उनका कहना है कि इस तमाम सूरत हाल में सुपरिटेंडेंट जेल, आईजी जेल खानाजात और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि मैं आज बनाऊंगा और कल दायर करूंगा। ये अडियाला जेल से बाहर आने के बाद शेर अफजल मरवत साहब ने गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब को इस जेल में 520 दिन, मतलब ये अब हर दिन के बाद हम काउंट दें, इमरान खान साहब की इस जेल में जो हालत है, जो सेल है, जो इमरान खान साहब को जिस अंदाज में रखा गया है, उस पर आप देखें तो कोई भी टुच्चा किस्म का तर्जुमान आ जाता है और आके कहता है कि नहीं, इमरान खान को जेल में ये भी मिल रहा है, भुना हुआ वो भी मिल रहा है, ये इस जेल में है, प्रेसिडेंशियल स्वीट है, प्रेसिडेंशियल स्वीट है जेल में। इस तरह की बातें करने वाले लोग मौजूद हैं। और वो नवाज शरीफ का जो 2 कमरों के बराबर कमरा था, और उस कमरे में अटैच बाथ, और उसके बाद गीजर, और वहां पर एसी और फ्रिज मौजूद, सब कुछ, वो तमाम चीजें भी ये लोग भुला के कहते हैं इमरान खान प्रेसिडेंशियल स्वीट में है। वो जो 6x8 का कमरा है, वो प्रेसिडेंशियल स्वीट है इन लोगों के लिए। तो इन हालात में इमरान खान साहब को रखा गया है और बार बार तंग भी किया जाता है। ये सूरत हाल है इमरान खान साहब की अडियाला जेल में। शेर अफजल मरवत साहब ने ये बाहर आकर बताया। दूसरा, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनके हवाले से इमरान खान साहब ने आज बैरिस्टर गौहर को बड़ी अहम हिदायत दी। बैरिस्टर गौहर साहब आए बाहर और उन्होंने गाड़ी में बैठकर ये गुफ्तगू की है। आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि इमरान खान साहब से आप मुलाकात करवाएंगे तो मुज़ाकरात होंगे, हम उनसे मुशावरत कर सकें, हम उनको बता सकें। आप भी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को बताते हैं। आप नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में बात करना चाहते हैं तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बताते हैं कि वहां क्या बात हो रही है। लेकिन हमें इमरान खान से मुलाकात, मुशावरत, बात करने का मौका भी नहीं दे रहे आप हमारी मर्जी के मुताबिक। बहरहाल बैरिस्टर गौहर की आज केस के सिलसिले में मुलाकात हुई तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात जारी रखें, और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अपने दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर मुज़ाकरात की टेबल पर रख दें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे, असद कैसर साहब का जुमला था कि हमने जो आपसे बातचीत की है
اس بات چیت کو ہی آپ تحریری مطالبات سمجھ لیں، اس کے منٹس بنائے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو بھی آپ تحریری مطالبے کی شکل دے دیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اب اپنے دونوں تحریری مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے. جہاں تک مذاکراتی ٹیم کی عمران خان سے ملاقات کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس بار تحریری مطالبات دے دیں، اس بار مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جائیں، اور پھر اگلی بار یہ اگلے دور سے پہلے ملاقات نہیں کرواتے تو اس کے بعد دیکھیں گے اور ہم اس کے بعد اپنا رد عمل دیں گے. یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے گفتگو کی ہے، تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے. حکومتی ٹیم بار بار اس بات پہ مصر ہے کہ یہ لوگ ملاقات کر لیں، عمران خان تک تو ایکسس ہے، بار بار ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، کیا مہینوں ہو گئے. بات یہ کہ اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ان مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ٹیم سے بات کر سکیں، ان کی ٹیم عمران خان صاحب کو بتا سکے کہ وہاں سے کیا بتایا جا رہا ہے، ہم نے کیا بتایا ہے، آگے کیا کرنا ہے، یہ ہدایات لے سکے. لیکن حکومت اس کو بلاک کر رہی ہے. کیا حکومت مکمل طور پر بلاک کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ہائیبرڈ پلس حکومت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو باقاعدہ طور پر ہم سے بات کرتے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اجازت نہیں مل رہی. حکومت اوپر جن سے اجازت لے کر بات کرنا چاہتی ہے ان کی طرف سے حکومت کو اجازت نہیں مل رہی. یہ اجازت حکومت کو مل جائے گی تو حکومت کروا دے گی. ہمیں حکومت کی نیت پہ شک کم ہے. اور یہ جو عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے چیزیں سامنے آئی تھی، یہ بھی اس لیے آئیں کہ عمران خان صاحب کی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کو خراب کر رہے ہیں، وہ کریں گے، جب کریں گے تو پھر یہ کر دینا. تو عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ چیزیں ہو گئی تھی کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے سے ہدایات دے رکھی تھی. اب آ جائیے بات کرتے ہیں یہ جو سویلینز کا ملٹری عدالت میں ٹرائل کا معاملہ ہے. ایک تو میں پہلے دوبارہ آپ سے عرض کروں، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، کیا کیا ہے اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. آپ ٹرائل کر کے سزا دینی ہے تو دے دیجئے. یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں، آپ یہ کام کر لیجئے، اس پر عمل درآمد کر دیجئے، جو سزائیں بنتی ہیں وہ دے دیجئے. اور وہ کر لیا گیا. تو اب آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ یعنی اب اگر آپ یہ فیصلہ دیتے ہیں کسی مرحلے پر آگے جا کر کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو یہ لوگ جن کے ٹرائل ہو چکے ان کا کیا؟ یہ لوگ جن کو سزائیں ہو چکی ان کا کیا؟ یہ لوگ جن کا دعویٰ ہے کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے مبینہ طور پر، ان کا کیا؟ سمیع وزیر کا کیا، جس کا پیٹ اٹھا کر دکھا رہی تھیں ہمیں انجم حمید صاحبہ کہ وہاں اس کی آنت پھٹ گئی تھی، اس کی سرجری کی گئی، اس کا کیا؟ یہ جو رویہ روا رکھا گیا ہے اور اب بھی جیلوں میں روا رکھا جا رہا ہے، اس کا کیا؟ یعنی یہ ہو نہیں سکتا تھا اور یہ ہو گیا ہے. اس ملک میں ہماری عدالت کے احکامات کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور حکومت نے سب ڈال دیا، ملٹری حکام نے سب ڈال دیا سپریم کورٹ پر کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہم نے کیا ہے جو کیا ہے. تو یہ اس وقت ہمارے ہاں ہو رہا ہے. میں اب آپ سے عرض کروں کہ اس عدالت میں جو سماعت ہوئی، اس سماعت میں ابھی کیا ہوا، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ون آف دا بیسٹ رپورٹرز یہ کیا بتاتے ہیں اس عدالت میں جج صاحبان کے عدالت کی کارروائی کے دوران ریمارکس، سوالات، ریئیکشنز کے بارے میں. یہ سماعت اب کل ہوگی، یہ تیزی سے چلائی جا رہی ہے، اور امین الدین خان کی سربراہی میں یہ سماعت ہو رہی ہے. خواجہ حارث نے کہا کہ عدالت کے فیصلے کی بنیاد آرٹیکل 8، اس کا ذیلی آرٹیکل 5، آرٹیکل 8 کا ذیلی آرٹیکل 3 یہ ہیں، انہیں یکجا نہیں کیا جا سکتا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کا نقطہ ہم کل سمجھ چکے تھے، آپ آگے بڑھیں. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جسٹس منیب اختر کے فیصلے کے پیراگراف سے شروع کریں. آرٹیکل 233 بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے. مندوخیل صاحب نے کہا کہ آئین کے مطابق بھی رولز معطل ہوتے ہیں، ختم نہیں. آرٹیکل 5 کے مطابق بھی حقوق معطل نہیں ہو سکتے، حقوق معطل نہیں ہو سکتے. خواجہ حارث نے کہا کہ آرٹیکل 233 کے 2 حصے ہیں، ایک آرمڈ فورسز کا، دوسرا شہریوں کا. وزارت دفاع کے وکیل نے سویلین کا ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دینے والا فیصلہ پڑھا. ماضی کے کیس میں طے پا چکا تھا کہ سویلین کا بھی فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے. اکثریتی فیصلے میں آرٹیکل 8(3) 8(5) کی غلط تشریح کی گئی، یہ کہا گیا خواجہ حارث کی جانب سے.
मंदोखिल साहब ने कहा देखते हैं इस पर आपसे हम इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। ख्वाजा हारिस ने कहा कि गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया गया FB अली केस अलग नौयत का था। FB अली पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया था जब वो शहरी थे। अब देखिए ये जो FB अली है ये मामला क्या है। फारूक बरकत अली जब मुल्क टूट गया था और पाकिस्तान में उस वक्त जो सिचुएशन थी, ये 71 की बात हो रही है, तो ये गालिबन गुजरांवाला में आर्टिलरी के इंचार्ज थे और उस वक्त गालिबन ये ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर FB अली। इन्होंने उस वक्त, आप एक किताब है अदनान समी खान के वालिद की, और मैं उसका पहले भी आपको हवाला दे चुका, उस किताब में ये तमाम वाक़यात लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इस वक्त सही याद कर रहा हूँ तो उस किताब में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने वहाँ से धमकी दी कि मैं आ रहा हूँ गोला बारूद लेकर, तोपें लेकर, और मैं मारूंगा प्रेसिडेंसी पे, याह्या खान मैं वहाँ मारूंगा, और ये जो मुल्क के साथ किया गया है ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहाँ ऑफिसर्स परेशान हो गए। अब उन दिनों में ना मोबाइल फ़ोन होता था ना कुछ, वो राब्ते कर रहे थे, उस किताब में लिखा है, लेकिन वो तो चल पड़े थे, रस्ते में थे। अब सिग्नल्स का एक तरीका था, रेडियो कम्युनिकेशन हो सकती थी, वो नहीं हो रही थी। तो फारूक बरकत अली पर ये केस चला था, और फारूक बरकत अली पर ये जो केस चला था, जो जुर्म है वो हुक्काम कहते हैं कि बहैसियत ऑफिसर किया गया था, केस बाद में चला था। दोनों सूरतों में बहरहाल जो भी हो, मैं तो ये बता रहा हूं कि उनका ताल्लुक ही आर्मी से था। उन्होंने जुर्म किया तब आर्मी में थे, रिटायर हो गए तो आर्मी से रिटायर्ड थे, ताल्लुक आर्मी से था। ये सिविलियंस हैं, सिविलियंस का मामला फौजी अदालत में चल नहीं सकता। मंदोखिल साहब ने कहा कि मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विसमैन की है, ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे, चलें हम सिर्फ शहरी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। आर्मी एक्ट में सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है या नहीं? क्या यह सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? ख्वाजा हारिस ने कहा कि आम तासुर इससे मुख्तलिफ है। मंदोखिल साहब ने कहा ख्वाजा हारिस से कि आम तासुर को छोड़ दें, यह बताएं कि शहरियों का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। मुसरत हिलाली साहिबा ने कहा कि जब आर्मी एक्ट में आते हैं तो क्या सारे बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं? मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि उसमें इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है, क्या आपके पास कोई मिसाल है? ख्वाजा हारिस ने कहा मेरे पास मिसालें मौजूद हैं, आगे चलकर मिसालें दूंगा। और मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि पहले शेड्यूल में भी कोई कानून है जिसको आप अभी नहीं छेड़ सकते। ख्वाजा हारिस ने कहा यह भी अहम है, मौजूदा कानून लागू होगा। और मंदोखिल साहब ने कहा कि हमारे बहुत जवान शहीद होते हैं, हमलावरों का भी क्या मिलिट्री ट्रायल होगा? तो वकील ने कहा इस केस में हम ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। तो मंदोखिल साहब ने कहा सवाल यह है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है? मुसरत हिलाली साहब ने कहा कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे, ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिहा था जहां पर दहशतगर्द अंदर गए, हमारे बच्चों को मारा, और वो ये कहते हैं कि हमने तो बड़े बच्चे देखकर मारे थे, हमने उनके जेरे नाफ प्यूबर्टी की जो चीजें हैं वो देखकर हमने फैसला किया था कि इनमें से किन बच्चों को निशाना बनाना है। जुल्म की इंतहा थी। तो मुसरत हिलाली साहिबा कहती हैं कि उन जैसे लोगों के लिए था। ये जो 9 मई वाले हैं इनका मामला मुख्तलिफ है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, इसकी समाअत कल भी होगी, चीजें चल रही हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाले रिपोर्टर्स क्या बताते हैं? बशारत राजा साहब कहते हैं आजकल सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से केस की समाअत हो रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल जब जब आईनी सवालात उठाते हैं तो वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की बजाय बेंच में मौजूद जंगजियो ग्रुप जो है, जंग ग्रुप के साबिक लीगल एडवाइजर, मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस की कुर्सी पर नजरें जमाने वाले जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वजारत दिफा के वकील के तौर पर कुर्सी इंसाफ पर बैठकर जवाब देना शुरू कर देते हैं। ख्वाजा हारिस साहब को बशारत राजा साहब कह रहे हैं कि जज साहब की कुर्सी से मदद मिल रही है। हुजूर वजारत दिफा की वकालत करनी है तो फिर चोगा उतार कर, जो आपने जज का गाउन पहन रखा है, चोगा उतार कर कुर्सी इंसाफ से इस्तीफा दें और काला कोट पहनकर रोस्ट्रम पर आकर दलाइल दें। बशारत राजा साहब ये कहते हैं। वसीम मलिक साहब ने एक ट्वीट किया था, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 2 की सूरत हाल, 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों के केस की समाअत कर रहा है। सिर्फ जस्टिस जमाल मंदोखेल वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से सवाल कर रहे हैं और टफ टाइम दे रहे हैं, सिर्फ जमाल मंदोखेल साहब। जब जब जस्टिस जमाल मंदोखेल ख्वाजा हारिस को आड़े हाथों लेते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर नागवार गुजरता है। कभी दोनों मुअज़्ज़िज़ जज ख्वाजा हारिस की जगह जवाब दे डालते हैं,
اور جب جواب نہ بن پائے تو شدید ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان کی جانب سے۔ تو ایک رپورٹ بھی طلب کی گئی تھی کہ کیا حال ہے ان قیدیوں کا، جو حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بتایا تھا۔ تو اس پر پنجاب حکومت کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہے کہ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والوں کو دن میں 3 مرتبہ گرم کھانا، معیاری کھانا یہ دے رہے ہیں، ہم بستر دے رہے ہیں، کمبل دے رہے ہیں۔ تو یہ پھر دوبارہ بتایا گیا کہ نہیں، یہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ اب ایک جانب پنجاب حکومت جو کہتی ہے سلوک اچھا ہے، ہم یہ سہولتیں دے رہے ہیں، دوسری جانب قیدیوں کے رشتہ دار جو کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنا نمائندہ بھیجے، اپنے کسی جج صاحب کو بھیجے اور بھیج کے ان تمام چیزوں کو وہاں موجود لوگوں سے چیک کروا لے، یہ چیزیں آ جائیں سامنے۔ لیکن نہیں، عدالت میں ہم نے یہ رویہ انصاف دینے کا دیکھا ہی نہیں۔ اسی لیے میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کا جو رویہ ہے وہ مجھے مجرمانہ غفلت کے برابر نظر آتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔